हे गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे आईएएस में। पहले मैं आप सभी को प्रैप टुडे के बारे में बताना चाहूँ। प्रैप टुडे बेसिकली जो है वो एसएससी एग्जाम से रिलेटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सभी वीडियोस मिल जाते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है आप सभी को, या आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रैप टुडे को चेकआउट ज़रूर करिए। चलिए, आज के सेशन में हमें नेविगेशन सिस्टम देखना है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले नेविगेशन, देन उसके बाद जो भी स्टोरी वो हम डिस्कस करें। चलिए देख लेते हैं नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है, क्योंकि हमने जो हमारी इससे प्रीवियस क्लास थी उसमें हम नेविगेशन के बारे में डिस्कस नहीं। तो नेविगेशन सिस्टम यानी हिंदी में इसे नौवहन प्रणाली बोला जाता है। आखिर ये होता क्या है? तो पृथ्वी पर स्थिर या फिर गतिशील जो भी पिंड होते हैं जो अर्थ में वो मूवमेंट करते हैं, कोई भी पिंड हो सकते हैं, या तो वो स्थिर यानी एक जगह पर फिक्स्ड है, या फिर वो गतिशील है यानी मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो गतिशील पिंड होते हैं उनके सापेक्षिक स्थिति के निर्धारण को उपग्रह नौवहन या फिर नौवहन प्रणाली क्या है। क्या आप दोबारा सुनिएगा, मैं लिख भी देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लस आप जो है वो लिख भी सकते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थिर या गतिशील पिंड के सापेक्षिक स्थिति के निर्धारण उपग्रह नौवहन, बेसिकली ये हो गया यानी नेविगेशन। अब अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली कोई भी कार्य होता है, पर्टिकुलरली किसी भी कार्य को करने के लिए जो नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हर नेविगेशन सिस्टम को अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नौवहन जो नेविगेशन सिस्टम होती हैं, तो इसमें जो है वो मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो एमडब्ल्यू तरंग होती हैं, एमडब्ल्यू तरंग के द्वारा ही पृथ्वी पर एक स्थित नौवहन यंत्रों का आदान प्रदान किया जाता है, नेविगेशन के द्वारा ही आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही इन संकेतों के गणना के बेसिस पर जो है वो नौवहन यंत्र की सापेक्ष होती है, उसका अवलंबन जो है वो भी इसी बेसिस पर किया जाता है। साथ ही अगर आप नेविगेशन सिस्टम में देखें तो कोई भी जो पिंड होता है वो अपनी फिक्स्ड जगह पर है या नहीं, यानी फिक्स्ड जगह को निर्धारित करने के लिए जो है वो न्यूनतम जो है वो 4 नौवहन उपग्रहों से संकेतों की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से नेविगेशन सिस्टम वर्क करता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पर्टिकुलरली कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट या आप कुछ भी गाड़ी वगैरह या कुछ भी ले सकते हैं जो इस टाइप से, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, जीपीएस इनेबल्ड है इसमें, यानी जीपीएस जो है वो चालू है, चलिए जीपीएस इनेबल्ड है। अब यहाँ से ये जो है ये कुछ वेव्स होती हैं जो मूव करती हैं इस तरीके से, एंड ये जो इधर से जो वेव्स मूव करती हैं ये एमडब्ल्यू वेव्स होती, प्लस कुछ वेव्स इस तरीके से यहाँ, यानी ये पूरी यहाँ तक होकर आती है, एंड इवन इस तरीके से वेव्स। जैसे आपने एंटीना वगैरह, कोई एंटीना देखा है ना, एंटीना जैसे इसमें बेसिकली 4 सिग्नल्स जो है वो वर्क करते हैं। 4 सिग्नल कैसे, मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ हो गया, ये एक सेकंड हो गया, यहाँ पे ये थर्ड सिग्नल हो गया, एंड यहाँ पे ये फर्स्ट। तो इस तरीके से बेसिकली ये वर्क करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। अगर हम विश्व की कुछ प्रमुख नौवहन प्रणालियों के बारे में बात करें, यानी वर्ल्ड के कुछ ऐसे नेविगेशन के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इन्हें लिख लीजिए। एक्चुअली में यूपीएससी में तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना देखिए, हाँ ये कह सकते हैं कि कंबाइंड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने का नेचर जो है वो हमारे स्टेट पीसीएस का है। तो विश्व विश्व की प्रमुख नौवहन, जैसे फर्स्ट जो है, देखिए आपने नॉर्मली जो है वो जीपीएस सिस्टम का नाम सुना होगा,
जीपीएस सिस्टम अगर मुख्य रूप से नौवहन प्रणाली की बात करते हैं तो ये यूएसए की प्रणाली है। बट प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर कंट्री के द्वारा जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी रूप में करती है। तो इसीलिए अब आप देखिए कि नौवहन प्रणालियों में ज्यादातर जो आपको नाम नॉर्मली देखने को मिलेगा वो जीपीएस नेम देखने को मिलता है। बट जीपीएस अगर पर्टिकुलरली किसी देश की बात की जाए तो वो ये जो टर्म प्रचलित हुआ है वो यूएसए से ही हुआ है, क्योंकि जीपीएस जो है वो यूएसए की नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो यूएसए का है। वैश्विक रूप से सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, सक्रिय भी है। तो 1994 से जो है सक्रिय है। और यानी बनने की अगर बात की जाए तो 1971 में जो है वो जीपीएस बना था भी, और कार्य करना जो है वो 1994 से उसने चालू कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में ये एकदम सक्रिय है, ग्लोबल लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है। प्लस ग्लोनास, ग्लोनास जो है वो रसिया की है, यानी रसिया का नेविगेशन सिस्टम है। प्रेजेंट टाइम में ये भी वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल होता है, प्लस ये भी सक्रिय है। ये जो है ये 2011 से इस्तेमाल में हो रहा है। एंड गैलीलियो जो है, अगर हम गैलीलियो की बात करते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन का है। अगर इसके प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो ये विकासाधीन है, यानी अभी इसका जो है वो विकास चल रहा है। साथ ही में नेक्स्ट जो है चाइना का है कॉम्पास, जो कि चाइना का है। एंड चाइना का एक और भी बी डॉल 1 करके विकसित किया गया है, ये भी चाइना का है। इसका इस्तेमाल जो है वो क्षेत्रीय रूप में किया गया है, और ये भी ये बेसिकली विकसित हो चुका है। एंड IRNS सिस्टम की अगर बात करें तो ये इंडिया का है। इसका भी इस्तेमाल जो है वो क्षेत्रीय पर्पस के लिए किया जा रहा है। वर्ल्ड लेवल पर ये अपनी जो सेवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। इसे बेसिकली जो है इस नेविगेशन सिस्टम को, यानी IRNSS, कल की क्लास में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि IRNSS क्या होता है। तो ये जो है इंडिया के द्वारा बनाया गया है, यानी इंडिया का है एंड विकासाधीन। प्लस QZSS जो है ये जापान का है। तो ये कुछ प्रमुख जो है वो नेविगेशन सिस्टम है। IRNSS के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। तो हमने उसमें क्या क्या कहानी देखी थी, ये देखा था कि जो INSS यानी IRNSS सिस्टम है ये भारत का उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली है। इसकी हमने रेंज वगैरह के बारे में बात की थी, किस प्रकार से कार्य करता है, इसके टाइप्स के बारे में भी हमने देखा था, इसके कौन कौन से सिस्टम है, महत्व के बारे में भी देख लिया था कि इसके क्या महत्व हैं। इतनी कहानी जो है वो हमने कल की क्लास तक पूरी देख ली थी। अब आज की क्लास से जो हमें देखना चालू करना है वो गगन के बारे में देखना चालू करना है, यानी जीपीएस जो है एडेड, यानी जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस। तो बेसिकली जो है ये एक सैटेलाइट बेस्ड एग्यूमेंटेशन सिस्टम है। तो एग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, चलिए देखना चालू करते हैं। तो बेसिकली गगन की अगर हम बात करते हैं तो गगन जो है ये इंडिया का ही एक उपग्रह है, यानी सैटेलाइट सिस्टम है। गगन जो है ये टोटली इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम है। तो भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है। साथ ही ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है, उसके अलावा AAI यानी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो गगन जो है वो किसके द्वारा, इसरो के द्वारा एंड AAI के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। गगन जो है ये बेसिकली इंडिया का एक हवाई यातायात संचालन तंत्र है।
साथ ही इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम बात करते हैं तो ये जो अगर हम बात करते हैं तो गगन जो है ये उड्डयन और एक परिवहन, गगन उपग्रह जो है आधारित एक उड्डयन प्रणाली है जो कि जीपीएस के संकेतों पर आधारित होती है। साथ ही इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो जीपीएस जो ऑलरेडी हमने बताया कि नेविगेशन सिस्टम जो है वो अमेरिका का है। तो जीपीएस जो हमारा यानी सिस्टम है, जो गगन सिस्टम है, वो जीपीएस के संकेतों पर ही आधारित होता है। और इंडिया में जीपीएस के नौवहन संकेतों की शुद्धता की अगर बात की जाए, यानी क्या ये जो सर्विसेज प्रदान की जाती हैं, क्या ये सर्विस टोटली यानी 100% जो है एकदम सही सर्विसेज प्रदान की जा रही है, एकदम वर्क जो है वो सही तरीके से हो रहा है, तो जीपीएस के संकेतों पर बेसिकली आधारित होता है। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जीपीएस के नौवहन संकेतों की शुद्धता जो है वो नागरिक उड्डयन में प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जब हम जीपीएस का इस्तेमाल करते थे तो जीपीएस सिस्टम में प्रॉब्लम यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये हमारे खुद की सर्विसेज नहीं हो। और जब तक याद रखिए कि हमें हमारे इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई चीज़ हमारी नहीं है तो हमारा उस पर पूर्ण अधिकार नहीं होता। सामने वाला जिस तरीके से हमारे सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करना चाहेगा या देना चाहेगा तो हम भी उसका इस्तेमाल उसी तरीके से करेंगे। तो जीपीएस सिस्टम भी बेसिकली अमेरिका का था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते ये सोचा गया कि अपना खुद का जो सिस्टम है वो डेवलप करना है। तो गगन प्रणाली जो है वो जीपीएस संकेतों को भारतीय वायु क्षेत्र परिशुद्ध करके उपलब्ध करवाता है। इसका विकास तो ऑलरेडी हमने अभी आपको बताया कि कब किया गया। इसका प्राथमिक उपयोग जो है वो नागरिक उड्डयन यातायात प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। चलिए अब इसके लाभ के बारे में बात करते हैं, यानी एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो बेसिकली ये प्रणाली जो है वो जमीनी उपकरणों की मदद के बिना, यानी जो गगन सिस्टम है वो जमीनी जमीनी उपकरणों की मदद के बिना विमान को हवाई पट्टी पर सकुशल उतारने में हेल्प करता है। साथ ही ये विमानों को जमीन से ऊपर ले जाने या फिर ऊपर से नीचे लाने में हवाई का सटीक आकलन करने में पायलट के लिए एक बहुत ही मददगार साबित होता है। क्योंकि अगर हम विमान से संबंधित सारी जानकारी की बात करते हैं तो उपग्रह के जरिए जो है वो उपलब्ध होगी। तो साथ ही में इसमें ना सिर्फ जो है वो विमान पायलट बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम पर भी काम का दबाव कम होगा। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि सैटेलाइट जब भी कोई भी कभी भी जो है वो लैंड करता है तो उसमें उसमें हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है या अ, दुर्घटना, बेसिकली हम देखते हैं कि दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। एक ये प्रॉब्लम से भी यानी फेस नहीं करनी पड़ेगी, एक ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्लस पहले विमानों के साथ जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावरों की हेल्प से संपर्क में रहते थे, लेकिन अब यानी इस नए सिस्टम से जो है वो उपग्रह के जरिए विमानों के बारे में एक सटीक जानकारी, एकदम फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके तहत कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही में इसके प्रयोग से अगले चरण में इसे परिवहन के अन्य क्षेत्रों में भी शामिल किया जा सकता है। क्योंकि देखिए एयर में अगर इसका टेस्टिंग सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएंगी तो रेल, सड़क, जल यातायात में गगन प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगेगा। और देखिए पॉपुलेशन क्या है, डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। अब इस डे बाय डे इंक्रीज करती पॉपुलेशन में भी कहीं ना कहीं सारी चीजें तो मैनेज करनी है, सारी चीजें तो देखनी है। अब सारी चीजें देखने और मैनेज करने का यहाँ पे सेंस क्या है? सारी चीजें देखने और मैनेज करने का यहाँ पर बहुत सिंपल मीनिंग ये है कि आप किसी भी चीज को देखते हैं तो रोड में जो गाड़ियां होती हैं अगर उन्हें मशीन्स के थ्रू या सैटेलाइट्स के थ्रू इनेबल किया जाएगा तो हम देखते हैं कि गाड़ी में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखनी होगी। अगर इतनी भी डिस्टेंस है तो उतने में काम चल जाएगा। एक्सीडेंट्स के ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे या क्या ज़ीरो चांसेस होंगे। बट वहीं अगर ह्यूमन की आप बात करिए तो ह्यूमन में नॉर्मली गाड़ियाँ वगैरह मोड़नी होती है या किसी प्रकार की हम देखते हैं कि अगर नॉर्मली इतना सा भी इतना सिर्फ इतना गैप रखा जाए एंड इधर से भी मान लीजिए कि इतना गैप है एंड उसके बाद जो है वो एक गाड़ी खड़ी हो रही है, यानी मुश्किल से 3 से 4 सेंटीमीटर का भी अगर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है
तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिले। साथ ही ये भी पता चलेगा कि विमान की गति और देशांतर, यानी आपने उसमें ज्योग्राफी में अक्षांश सैन देशांतर वगैरह के बारे में पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे ये भी पता चल जाएगी कि जो भी हमारा विमान है उसका डिस्टेंस कितना है, यानी गति कितना है, प्लस उसकी हाइट वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। एंड इस प्रणाली के उपयोग से अब उड़ानों में सीधे जो है वो रूट चुनना भी एक मददगार चीज साबित हो जाएगी। एंड इससे जो है वो दूरियां घटने के साथ साथ ईंधन की कम खपत होने में भी कमी आने लगेगी। एंड इससे हवाई सुरक्षा में सुधार जो है वो प्रदूषण यानी जो अगर सुरक्षा जो है वो प्रदूषण देखने को मिल रहा है तो वो भी एक सही हो जाएगा। तो काफी सारे लाभ हैं जो ऑलरेडी इसके टैकल किए जा सकते हैं। एंड एक कह सकते हैं कि बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव तो ये है। देन उसके बाद मौसम उपग्रह के बारे में देखना है कि मौसम उपग्रह क्या होते हैं। तो मौसम उपग्रहों के द्वारा जो है वो वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के आंकड़े और चित्र प्राप्त किए जाते हैं। सो मौसम उपग्रह के जरिए इसका बेसिक क्या है, मौसम उपग्रह। तो बेसिकली मौसम उपग्रहों के द्वारा जो है वो वायुमंडल, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसे अलग अलग प्रकार के, उसमें किस प्रकार की कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या चेंजेस आए हैं, उससे रिलेटेड जो भी आंकड़े और जो भी इमेजेस होती हैं वो मौसम उपग्रहों के द्वारा ली जाती है, जिनके वैज्ञानिक विश्लेषण के बेसिस पर ही मौसम से संबंधित, जैसे अभी आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं तो बरसात जो है वो हो रही है टाइम टू टाइम। इसमें ये भी अनुमान लगाए गए हैं कि यानी 11 एंड 12 तक भी ये बरसात जो है वो चल सकती है। या बहुत बार हमें मौसम खराब होने की जानकारी पहले ही मिल जाती है। ऐसा किस तरीके से होता है? ऐसा इन मौसम उपग्रहों के जरिए ही होता है, यानी इमेजिंग, जो मौसम उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं, मॉनसून सैटेलाइट्स होते हैं, वो आंकड़े और चित्र भेजते हैं। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो विश्लेषण करते हैं, वो यानी जो भी विश्लेषण होते हैं उनके बेसिस पर ही मौसम से संबंधित कोई भी पहले जो जानकारी है, या आप बहुत बार देखते हैं कि भविष्यवाणी जो की जाती है वो इसी बेसिस पर की जाती है। देखिए बहुत जो पंडित पंडित होते हैं ना, इन पे सब बहुत ज्यादा भरोसा मत किया करिए, इनको बहुत ज्यादा कुछ पता आता नहीं होता है। ये क्या करते हैं, सिर्फ हर चीज को देखिए, जिस चीज का आंसर आपको साइंस में मिल रहा है, जिस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि लॉजिकल है, वो बातें हैं। उसके अलावा जैसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो बोल दी जाती हैं, राष्ट्रीय वगैरह या ये सारी चीजें, देखिए नो डाउट बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बहुत सारी चीजों, खैर चलिए उसमें हम जाते ही नहीं है। अब यहाँ पे ये याद रखिए कि बहुत सारी जो भविष्यवाणियां वगैरह की जाती है वो जो मॉनसून सैटेलाइट्स होते हैं उन्हीं के जरिए जरिए की जाती है। मौसम उपग्रहों को जो है बेसिकली वो सैटेलाइट जो होते हैं उनको कहाँ पर भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसमें जो है बेसिकली दो प्रकार की नीति भार लगाए जाते हैं, एक जो होता है वो होता है साउंडर और एक होता है इमेजर। एक होता है साउंडर एंड एक होता है इमेजर। साउंडर जो है ये वायुमंडल के अलग अलग तरंगों और तरंगों पर जो तापमान और आर्द्रता होती है उनको मेजर करने का कार्य करता है। साउंडर जो होता है वो मेजर करने का काम करता है। एंड इमेजर का क्या काम होता है, इसके द्वारा जो है भारत की मुख्य भूमि पर उसके आसपास के क्षेत्रों की जो तस्वीर होती है वो इमेजर के द्वारा लाई जाती है। इमेजर एंड साउंडर, आई होप क्लियर होगा। तो अब इसमें से हम ये देख लेते हैं कि प्रमुख मौसम उपग्रह कौन कौन से हैं, फिर हम कॉपरनिकस प्रोग्राम के बारे में देखें। तो प्रमुख मौसम उपग्रह कौन कौन से हैं? प्रमुख मौसम उपग्रहों की बात करें तो जिसमें से पहला है मैटसेट 1। इसे जो है वो कल्पना नाम से भी जाना जाता है, कल्पना 1। कब बनाया गया था? 2002। तो बेसिकली ये मैटसेट 1 जो है वो इंडिया का पहला विशुद्ध मौसम उपग्रह है। उसके बाद सेकंड जो बनाया गया था, सेकंड की बात करें तो इनसेट 3D है, 2013 में बनाया गया था। एंड उसके अलावा थर्ड जो है वो इनसेट 3DR है, 2016 में से बनाया गया। एंड इसे 2013। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये जो है ये इंडिया के सबसे उन्नत
मौसम उपग्रहों में से एक आते हैं, क्योंकि जो पहला बनाया गया, तो पहली तो हर चीज जब हम कोई नई नई करते हैं या नई नई बनाते हैं, तो वो तो बेसिकली हमारी टेस्टिंग होती है। हम एक्चुअली में चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये चीज सही बनेगी या नहीं बनेगी। तो बेसिकली इनसेट 3D एंड इनसेट 3D जो है, ये भारत का सबसे उन्नत मौसम उपग्रहों में। मौसम उपग्रह जो है वो बेसिकली मौसम संवेदकों के साथ साथ राहत और बचाव नीति भार में भी लगाए जाते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि जो भी नीतियां वगैरह बन रही हैं उनको सही तरीके से काउंट करने के लिए, सही तरीके से देखने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इंडिया में अंतरराष्ट्रीय उपग्रह आधारित राहत एवं बचाव प्रणाली का सदस्य देश है, वो भी इंडिया है। चलिए, अब उसके बाद पहले देख लेते हैं कोपरनिकस प्रोग्राम के बारे में कि एक्चुअली में कोपरनिकस प्रोग्राम है क्या। तो कोपरनिकस प्रोग्राम जो है, ये कोपरनिकस प्रोग्राम पृथ्वी का एक अवलोकन करने वाले उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को साझा करने संबंधी जो है वो यूरोप की एक बड़ी वैश्विक व्यवस्था है। ये बेसिकली प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा, यूरोप के द्वारा चालू किया गया है। तो ये करता क्या है, कोपरनिकस एक तरीके का प्रोग्राम है जो हमारी अर्थ होती है उसमें अर्थ का अवलोकन करने वाले जितने भी जो सैटेलाइट्स हैं, उनके जरिए जो भी आंकड़े, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको संबंधित या उनको हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्था बनाई गई है, किसके द्वारा, यूरोप के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में कुछ टाइम पहले ही इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोपरनिकस प्रोग्राम नो डाउट इंडिया की एक वैश्विक व्यवस्था है, बट भारत जो है वो कुछ टाइम पहले ही इसमें शामिल हुआ है कोपरनिकस प्रोग्राम में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कोपरनिकस प्रोग्राम के बारे में कि कोपरनिकस प्रोग्राम है क्या और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर हम कोपरनिकस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो यूरोप की ये जो है ये वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत यूरोपियन आयोग के द्वारा नामित भारतीय संस्थागत उपयोगकर्ताओं को यूरोप के जो है वो 6 सेंटिनेंटल उपग्रहों और इस कार्यक्रम में सहभागी अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से मुक्त, पूर्ण और खुले डेटा की प्राप्ति हो सकेगी। साथ ही इस समझौते के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डॉस जो है वो यूरोप के कोपरनिकस प्रोग्राम और इसमें सहभागी राज्य, जो भी राज्य इसमें शामिल होते हैं, तो राज्यों को इसरो के जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, साथ ही में उसके सहित जो पुराने डेटा सेंटो आदि से मुक्त, पूर्ण और खुले हेतु डेटा की उपलब्धता जो है वो भी इसके द्वारा सुनिश्चित करवाई जाएगी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही इससे जो है वो इसरो के जो भी उपग्रह यानी जो भी सैटेलाइट चल रहे हैं उनसे प्राप्त जो भी आंकड़े होंगे उनको कोपरनिकस हब में वितरित करने के योग्य भी बनाया जाएगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। साथ ही इसके अलावा इस प्रोग्राम यानी कोपरनिकस प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ जो है वो वाणिज्यिक उच्च रिजोल्यूशन उपग्रहों जैसे कमर्शियल हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट सहित इसरो के अन्य नागरिक उपग्रहों जिनमें भूमि, समुद्री और वायुमंडलीय क्षेत्र श्रेणी के जो उपग्रह हैं, जैसे कि मेगाट्रॉपिक्स हो गया, ओशन सेट 2 हो गया एंड स्कैट सेट 1 हो गया एंड सरल इनसेट 3D, साथ ही इनसेट 3DR आदि के जो डेटा हैं इनको भी शामिल किया जाएगा। और इसी कार्यक्रम के संचालन जो है वो पर्यावरण प्रबंधन में सुधार करने, जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी प्रभाव होंगे उनको समझने और इसमें कम से कम नागरिक सुरक्षा से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो इस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड उसके अलावा कोपरनिकस प्रोग्राम में इससे पूर्व इस कार्यक्रम को ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम यानी जो है वो ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता था। तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है कि ये एक न्यू इनिशिएटिव है, इससे पहले भी से जो है वो किसके नाम से, GMES के नाम से जाना जाता था। इंडिया में ये प्रचलित होने का प्रेजेंट टाइम में इसका बहुत सिंपल रीजन ये है कि इंडिया जो है अभी कुछ टाइम पहले ही इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा है, अदरवाइज पहले भी इसमें जो है वो कार्य होते रहे हैं। इंडिया के लिए एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, क्या हेल्प जो है वो इंडिया के लिए हो सकती है। तो जैसे इस कार्यक्रम के तहत इंडिया के शामिल होने से न केवल हमें आपदाओं जो भी हमारे इंडिया में
जो भी आपदाएँ वग़ैरह आ सकती हैं, उनके बारे में हमें पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब किसी भी चीज़ की बहुत सिंपल है कि अगर हमें पहले से जानकारी होगी तो उसका सॉल्यूशन जो है, अगर किसी को भी कोई भी बीमारी होती है मान लीजिए, तो उसे अगर पता होता है कि उसे उसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से समाधान करना है उस प्रॉब्लम का, उसे किस तरीके से निजात पाना है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। साथ ही इससे पृथ्वी और समुद्री क्षेत्रों से उपयुक्त जो भी आंकड़े होंगे उनकी भी प्राप्ति की जा सकती है। यानी जो अर्थ से जो भी आंकड़े होंगे उनको तो प्राप्त किया ही जाएगा, प्लस जो भी समुद्री क्षेत्र हैं उनसे भी आंकड़े जो हैं वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। एंड इसके अलावा इस कार्यक्रम में शामिल जो भी एजेंसी होंगे उनको मुफ्त, पूर्ण और खुले डेटा की प्राप्ति हो सकेगी। तो मान लीजिए कि इसमें जो भी कंट्री शामिल होंगी उनमें से सभी को एक तो फ्री, जैसे मान लीजिए इंडिया जो है वो इसमें शामिल हो चुका है इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोग्राम में। तो इंडिया को किसी भी प्रकार से कोई भी डेटा चाहिए होगा तो वो फ्री में मिलेगा, मुफ्त डेटा मिलेगा, किसी भी तरीके से कुछ भी पे आउट नहीं करना पड़ेगा। पूर्ण और खुले डेटा में, यानी किसी भी चीज के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई रोक टोक होगी नहीं। साथ ही प्रोग्राम में शामिल विभिन्न यानी अलग अलग नागरिक तथा अपवाद स्वरूप कुछ वाणिज्यिक उच्च रेजोल्यूशन युक्त उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल जो है वो कृषि सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय मुद्दों के संदर्भ में किया जा सकता है। जो भी वायुमंडलीय मुद्दे होंगे उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी इकट्ठे की जा सकती हैं, जानकारियां हो, वो भी इसके तहत जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो एक ये भी आंकड़े होंगे, तो इनका इस्तेमाल, जो भी आंकड़े प्रोवाइड किए जाएंगे उनका इस्तेमाल ऑब्वियसली कृषि में, सुरक्षा में तथा जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय मुद्दों सभी में किया जा सकता है। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोगिक उपग्रह यानी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स। तो चलिए जानते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स होते क्या हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो इसरो ने जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए, यानी इसरो ने मुख्यतः प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए कुछ जो है वो उद्देश्य इस तरीके से किए गए हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हैं, ये भारत के द्वारा स्थापित खगोलीय अध्ययन को समर्पित एक प्रथम उपग्रह के रूप में है। तो इसरो ने क्या किया है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल साइट्स सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। जैसे हमको किसी पर्टिकुलर चीज में, जैसे एस्ट्रोसेट हो गया। एस्ट्रोसेट क्या है, ये एक बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है जिसे सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। अब पर्टिकुलरली इन्हें जो है वो किसी भी एक बेसिकली जैसे बहुत से छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। इनका उद्देश्य जो है वो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स का वो सुदूर संवेदन, वायुमंडलीय का अध्ययन करना, पेलोड का डेवलपमेंट करना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के पास नहीं है। इसका पूर्ण रूप से या सही ढंग से विकास जो है वो इंडिया के द्वारा नहीं अभी किया गया है। तो इसका विकास सही रूप से या सही मायनों में इंडिया के द्वारा किया जाए तो पेलोड विकास प्लस ऑर्बिट कंट्रोल एंड रिकवरी टेक्नोलॉजी आदि जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स में शामिल है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स में जैसे एस्ट्रोसेट को लॉन्च किया गया, तो ये बेसिकली भारत के द्वारा स्थापित पहली खगोलीय अध्ययन को समर्पित एक प्रथम उपग्रह है, जो कि अंतरिक्ष की वेधशाला के समान ही कार्य करता है। और ये एक जो है ये वैज्ञानिक महत्व का उपग्रह है, क्योंकि इसे एक्सपेरिमेंटल के पर्पज से ही, जांच पड़ताल के लिए ही इसे भेजा गया है। जैसे अगर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी अगर अभी हम बात करें कि अभी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट से अगर हम कोई लाभ लेना चाहें तो इससे तत्कालीन आर्थिक और सामाजिक लाभ हमें किसी भी तरीके के, जब हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो सेम ये जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हैं इनमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी गई, इनको जो है वो एक्सपेक्टेशंस लेस रखा गया है। साथ ही ये उपग्रह में अपने अलग अलग उपकरणों की सहायता से जो अर्थ है उसके वायुमंडलीय प्रभाव से बाहर खगोलीय पिंडों में आने वाले जो अलग अलग प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, या जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका अध्ययन करने का कार्य करेंगे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट।
साथ ही इसके अलावा जो खगोलीय परिघटना या खगोलीय जो पिंड होंगी वो उनकी जानकारी की बात की गई है इसमें एक्सपेरिमेंटल स्लाइड्स में। एस्ट्रोसेट जो है ये एक मल्टी स्पेक्ट्रल अंतरिक्ष वेधशाला है जिसमें 5 प्रकार के बेसिकली जो है वो सुदूर संवेदी उपकरण जो है वो लगाए गए हैं। जैसे कि उसमें पहला जो है वो है दृश्य प्रकाश संवेदी उपकरण, वैसे ही नियर प्रकाश संवेदी उपकरण हो जाएगा, एंड फार प्रकाश संवेदी उपकरण हो जाएगा, प्लस सॉफ्ट एक्स रे प्रकाश संवेदी उपकरण हो जाएगा, एंड हार्ड एक्स रे प्रकाश संवेदी उपकरण हो जाएगा। तो ये बेसिकली 5 तरीके के जो हैं ये प्रकाश संवेदी उपकरण हैं जो कि लगाए गए हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निसार। इसमें से जो पहला हमने देखा तो पहला जो है वो एस्ट्रोसेट था। ये जो है बेसिकली याद रखिएगा एस्ट्रोसेट में शामिल है। एस्ट्रो सैटेलाइट एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट ही है। उसके बाद एक दूसरा सैटेलाइट है, स्मॉल सैटेलाइट्स देखेंगे अभी। उससे पहले एस्ट्रोसेट के बारे में देखा, उसके बाद निसार के बारे में देखते हैं। तो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है। निसार का फुल फॉर्म बता देती हूँ, नासा टू सिंथेटिक अपर्चर रडार। बेसिकली ये जो है ये निसार का फुल फॉर्म है। निसार क्या है, ये भारत और अमेरिका का संयुक्त उपग्रह मिशन, इंडिया प्लस अमेरिका। क्योंकि इससे बहुत सिंपल है कि आपको समझ में ही आ गया होगा कि नासा, एन से नासा एंड आई से इसरो समझ में आ रहा है, यानी नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है एंड इसरो जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। का उद्देश्य जो है वो प्रेजेंट टाइम में अत्याधुनिक सुदूर संवेदी उपग्रहों का निर्माण करना है। और ये जो है दुनिया का अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली दुनिया का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह होगा जिसमें दोहरी आवृत्ति यानी कौन कौन से एल बैंड फ्रीक्वेंसी एंड एस बैंड फ्रीक्वेंसी, दोनों ही एल बैंड एंड एस बैंड फ्रीक्वेंसी रडार्स का प्रयोग किया जाएगा। तो एक इसमें ये निसार में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं लिख भी देती हूँ। प्लस इस उपग्रह के डिज़ाइन और जो तकनीकी विशेषता है वो भी अभी तय कर लिए जा चुके। एंड इसे जो है वो किसके द्वारा, जीएसएलवी के द्वारा प्रमोचित किया जाएगा। और ये सूर्य की जो समकालिक कक्षा होती है, सो निसार को जो है वो सूर्य की समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस उपग्रह की आयु जो है वो लगभग 3 इयर्स की मानी गई है। साथ ही उस उपग्रहों से जो प्राप्त आंकड़े होंगे उनका उपयोग जो है वो पृथ्वी सतह के विकास के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, परिस्थिति तंत्रों की अनियमितता से संबंधित, ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ की सतह टूटने की जो प्रक्रिया होती है, एंड प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनके अध्ययन के लिए जो है वो निसार का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना था वो स्मॉल सैटेलाइट्स के बारे में देखना था। सो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हमने देख लिए। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स की अगर आप लिस्ट जानना चाहें तो INS-1C हो गया, INS-1B हो गया, INS-1A हो गया, यूथ सेट एंड SRI-1 एप्पल एंड RS-1, RTP एंड आर्यभट्ट, ये कुछ जो हैं वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल सैटेलाइट्स। तो चलिए देखते हैं कि स्मॉल सैटेलाइट्स यानी लघु उपग्रह क्या होते हैं। सरल यानी सैटेलाइट्स विथ आर्गोस एंड एल्टिका सरल, ये क्या है? तो अगर सरल यानी समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तो और फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो CNES के द्वारा जो है ये स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। ये बेसिकली एक संयुक्त प्रयास है, CNES यानी सेंट्रल नेशनल जो है नेशनल अंतरिक्ष एजेंसी यानी डिट्यूट्स एंड तो बेसिकली CNES जो है ये संयुक्त प्रयास यानी एक विकसित उपग्रह है स्मॉल सैटेलाइट्स। प्लस इनके पेलोड्स कौन कौन से होंगे, जैसे KA बैंड एल्टीमर एंड आर्गोस डाटा कलेक्शन सिस्टम, सॉलिड स्टेट सी बैंड ट्रांसपॉन्डर। तो
SCBT, ये जो कि इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है, CNES के द्वारा निर्मित किया गया है, एंड इसे भी एल्टिका को जो है वो भी CNES के द्वारा ही निर्मित। इसके पेलोड्स, स्मॉल सैटेलाइट्स के पेलोड की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो डेटा प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करेंगे, जैसे कि समुद्री मौसम विज्ञान तथा सागर के तहत पूर्वानुमान। समुद्री मौसम विज्ञान किस तरीके से है, क्या कार्य कर रहा है, वो पूरी जानकारियां दी जाएंगी। ऑपरेशनल ओशनोग्राफी जो होती है उसकी जानकारी होगी, फॉरकास्टिंग की जानकारी होगी, प्लस उसके अलावा क्लाइमेट मॉनिटरिंग, ओशन अर्थ सिस्टम एंड क्लाइमेट रिसर्च से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी देंगे। महाद्वीपीय हिम का अध्ययन करेंगे, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित जो भी जानकारी होगी, समुद्री परितंत्र का प्रबंधन और संरक्षण, प्लस पर्यावरणीय निगरानी, क्योंकि एनवायरमेंट में किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस आएंगे तो उन सभी की जानकारी जो है वो स्मॉल सैटेलाइट्स रखेंगे, प्लस समुद्री सुरक्षा में सुधार। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स में स्मॉल सैटेलाइट्स को भेजा गया है ताकि ये अध्ययन करें, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन। सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास से जो है वो हम अपने स्पेस मिशंस के बारे में कहानी देखेंगे, प्लस स्पेस मिशंस के बारे में देखेंगे, एंड कुछ और टॉपिक हैं जैसे स्पेस पॉल्यूशन वगैरह हो गया, तो इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्लास से जो हमारे एकदम टॉपिक स्टार्ट होगा वो एकदम बेसिक एंड न्यू टॉपिक है, तो उसे हम कल की क्लास से डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, तब तक आप सभी को नोट्स रिवाइज करना है। नोट्स आपको भटनेर IAS के ऐप पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।